हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्रीक्योर में आप सबका स्वागत है। आज हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो द करंट अफेयर्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस आर दीज फोर. द कार्बन मार्केट हैज़ बिन इन न्यूज़ बिकॉज COP25 इज़ अंडर वे. ठीक है, और इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड में इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था. And so we have discussed this. Then the other is deoxygenation of oceans, which is also an important topic, right? Then we have plogging. Plogging is, jogging and picking up of the garbage. So when you combine these two activities, so it is like Fit India movement and Swachh Bharat Abhiyan combined. Okay, and then tire pyrolysis. So burning of tiger is banned, but because it leads to the production of harmful fumes. So pyrolysis is permitted. ठीक है, लेकिन pyrolysis में भी कुछ जो फैक्ट्रीज़ हैं वो अनरेगुलेटेड हैं, कुछ यूनिट्स हैं वो अनरेगुलेटेड हैं. सो दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन इन न्यूज़ के जो CPCB है उसने बोला है कि जो अनरेगुलेटेड है, जो नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली टायर pyrolysis के, दे शुड बी शट डाउन. ठीक है, सो दीज आर द 4 important pieces of news which we will discuss in today's lecture. So let's just start with the carbon market. Right, so carbon markets are the ones which allow buying and selling of carbon emissions with the objective of reducing global emissions. ठीक है, अब बेसिकली क्या है, कार्बन मार्केट्स क्या करते हैं, दे अलाउ द ट्रेडिंग ऑफ कार्बन एमिशंस. इसको अगर हम ऐसे समझें कि लाइक वी व्हेन द वर्ल्ड हैज़ टू फाइट क्लाइमेट चेंज. ठीक है, अब बात ये है कि आप इमिशंस को रिड्यूस करोगे, है ना, दैट इज़ द होल पॉइंट. बट एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं कि आपको क्लाइमेट चेंज को कर्ब करना है, को कंटेन करना है, तो ज़रूरी नहीं है आप एब्सोल्यूट इमिशन रिडक्शंस करो. यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन कार्बन मार्केट्स, यू कैन ट्रेड इन कार्बन मार्केट्स. तो इसको अगर हम समझें, देखो अगर आपको इसको डिटेल में समझना है, सो यू कैन एक्चुअली वॉच आवर वीडियो ऑन क्योटो प्रोटोकॉल. ठीक है, द होल कॉन्सेप्ट इज़ कि आप देखो आपके पास कैप एंड ट्रेड सिस्टम है. ठीक है, हर एक कंट्री को एक टारगेट दिया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेवलप्ड कंट्रीज़ को एब्सोल्यूट इमिशन रिडक्शन टारगेट्स दिए गए हैं. फॉर एग्जांपल उन्हें 100 यूनिट्स रिड्यूस करनी है. 100 यूनिट्स से ज़्यादा, या आप इसको ऐसे समझ लो कि वो 100 यूनिट्स से ज़्यादा एमिशंस को प्रोड्यूस नहीं कर देते. एक कोई कंट्री है X, उसको कैप कर दिया कि वो 100 यूनिट्स से ज़्यादा जो CO2 है उसको इमिट नहीं कर सकता. ठीक है, अब उसने क्या किया, डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ थी उनमें डिवाइड कर दिया. ये 100 यूनिट्स के जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है, जो हमारे पास व्हीकल्स है वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ऐसो एंड सो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उस कंट्री ने. अब फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ 1 यूनिट, अब वो 20 की बजाय 30 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए उसने. अब और एक और यूनिट है, उसको 40 का टारगेट मिला था लेकिन उसने 30 ही प्रोड्यूस किए, तो उसके पास 10 एक्स्ट्रा है. तो ये जो 10 एक्स्ट्रा है ना, वो सेल कर सकता है इसको. ठीक है, सो अब क्योंकि इसने ज़्यादा किए हैं, इट विल हैव टू बाय दीज कार्बन क्रेडिट्स फ्रॉम द यूनिट विच हैज़ प्रोड्यूस्ड लेस, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा है और इसके पास कम है. ठीक है, तो दे कैन एक्सचेंज दीज कार्बन क्रेडिट्स. ठीक है, दे कैन ट्रेड दीज कार्बन क्रेडिट्स. ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो उस कंट्री ने 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस किए. ठीक है, तो जो उसका टारगेट था उसने उसको परमिट किया. ठीक है, बट जो एक इंडिविजुअल यूनिट था, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा था और दूसरी जो इंडिविजुअल यूनिट थी वो कम प्रोड्यूस कर रही थी, सो दे कुड ट्रेड. तो आप देख रहे हो कि आपके पास इंसेंटिव है कि अगर इवन यू हैव बीन कैप्ड एट 40 यूनिट्स, यू शुड यूटिलाइज एफिशिएंट मशीनरी, एफिशिएंट एनर्जी, कि आप कम यूनिट्स प्रोड्यूस करो. ठीक है, तो एक तरह से इंसेंटिव है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा यूनिट्स होंगे, यू कैन सेल देम, यू कैन अर्न मनी एंड यू कैन री इन्वेस्ट दैट इन इवन बेटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, जिससे और यूनिट्स कम प्रोड्यूस होंगे. और अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो आपको डिसइंसेंटिवाइज कर रहा है. ठीक है, तो एक तो इंसेंटिव्स का सिस्टम है, दूसरा है कि ओवरऑल 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हुई. ठीक है, अब आप इमेजिन करो ये तो एक कंट्री में था, डिफरेंट कंट्रीज़
थी, जो क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट थी, जो ये कैप एंड ट्रेड सिस्टम का पार्ट थी, उनको हर एक को कैप एंड ट्रेड दिया गया था। ठीक है, तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू कार्बन मार्केट्स ऑपरेट करती हैं। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ जो थी उनके पास थे एब्सोल्यूट इमिशन रिडक्शन टारगेट्स कि लेट्स से एक साल आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, फिर अगले साल लेट्स से आप 80 यूनिट्स पे आ जाओगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं अब उन्हें डेवलपमेंट भी करनी है, ठीक है, ग्रोथ भी करनी है, एंड दूसरी चीज़ उनके पास पैसे नहीं है, सो दे कैन नॉट अपग्रेड द टेक्नोलॉजी। सो देयर इज़ ऑल्सो दिस मैकेनिज्म कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड्स दे, ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी दे, और डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या करें, अब एमिशन रिडक्शन करेंगी, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो एमिशन रिडक्शन हुई है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ कैन क्लेम एज देयर ओन बिकॉज दे हैड इन्वेस्टेड द मनी एंड द टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका एक आप एग्जाम्पल ले सकते हो, देयर इज़ अ ब्रिक क्लिन इन इंडिया। ठीक है, तो अब वो सपोज एक्स यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, अब क्या है, अब कोई कंट्री है, अब उस लेट्स से आप एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे पास रशिया का एग्जाम्पल ले लो या यूएसए का एग्जाम्पल ले लो, बट यूएसए इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, तो वो भी एक डिफरेंट, तो कोई भी कंट्री है। ठीक है, अब वो जो कंट्री है, अब क्योंकि इंडिया में एक ब्रिकलिन है जो एक्स यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, अब इस कंट्री ने इन्वेस्ट किया तो इसके x-20 यूनिट्स होने शुरू हो गए क्योंकि एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, तो ये जो 20 यूनिट्स कम हुए ये कंट्री क्लेम कर सकता है कि उसने कम किए। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दिस कार्बन मार्केट्स यूज टू वर्क। ठीक है, अभी क्या है, अब देखो कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कार्बन क्रेडिट्स को दे हैव अर्नड कार्बन क्रेडिट्स बिकॉज दे हैव अपग्रेडेड देयर टेक्नोलॉजी। अब क्या है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 2020 में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट स्टार्ट होगा, तो अब वो कंट्रीज़ ये कह रही हैं कि आप ये जो कार्बन मार्केट्स का मैकेनिज़्म है इसी को आप रखें पेरिस एग्रीमेंट जब स्टार्ट होगा 2020 ऑनवर्ड्स उसमें भी, ताकि जो उनके अनयूटिलाइज्ड कार्बन क्रेडिट्स हैं वो यूज़ हो पाएँ। ठीक है, तो ये काफ़ी कंट्रीज़ का ग्रीवांस है क्योंकि इंडिया के पास भी अप्रॉक्सीमेटली 700 मिलियन यूनिट्स पड़े हुए हैं एंड दे विल जस्ट एक्सपायर at the end of the second commitment period of Kyoto Protocol. So they want कि कंटिन्यू हो, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा debates और issues have arisen because of this whole thing. तो कैटोवीस में भी it was undecided, और अभी जो 2019 में जो हमारे पास मैड्रिड में COP25 है उसमें भी ये डिस्कस होगा, तभी नेक्स्ट ईयर पेरिस एग्रीमेंट जब फोर्स में आएगा तो कुछ हो सकता है। सो दिस कार्बन मार्केट्स दे एग्जिस्टेड अंडर द Kyoto Protocol, now it is being replaced by Paris Agreement. So the market mechanisms proposed under the Paris Agreement are conceptually not very different, but they have supposed to have more effective checks and balances and monitoring and verification processes. ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें आर्टिकल 6 है, so the provisions related to setting up of a new carbon market are described in Article 6 of the Paris Agreement. ठीक है, so we have a rule book of Paris Agreement, उसमें जो Article 6 है that relates to carbon market. So there are provisions which allow for two different approaches of carbon trading. ठीक है, अब एक Article 6.2 है वो bilateral arrangements enable करता है। ठीक है, and they ensure that they do not double count the reductions. 6.4 है, अब इसमें बात आती है कि एक वाइडर कार्बन मार्केट जिसमें कोई भी बाय या सेल कर सकता है। ठीक है, 6.8 है नॉन मार्केट अप्रोचेस। ठीक है, सो इट इज़ नॉट वेरी क्लियर कि क्या ये अप्रोचेस है, मतलब आपने बता दिया कि 6.2 में बायलेटरल है, 6.4 में यू हैव अ वाइडर कार्बन मार्केट, ठीक है, इन विच दे कैन बी सोल्ड बाय एनीवन। ठीक है, बाय एनीवन वी मीन कि कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी कंट्री कर सकती है। 6.8 में नॉन मार्केट अप्रोचेस है, लेकिन इसकी जो डिटेल्स हैं दे हैव नॉट बीन डिस्कस्ड। ठीक है, तो आपको नहीं पता, तो वो डिटेल्स के ऊपर ही बात होगी ये COP25 में। अब देखो मेजर जो इशू है वो यही है कि जो क्योटो में आपने कार्बन क्रेडिट्स अर्न किए थे एंड यू हैव नॉट येट यूटिलाइज देम, उनको क्या होगा। ठीक है, और डबल काउंटिंग क्या है, ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म्स क्या हैं। देखो व्हेन यू टॉक अबाउट डबल काउंटिंग है कि अगर आप लेट्स से जैसे मैंने बताया कि देयर इज़ अ कंट्री X एंड देयर इज़ अ कंट्री Y। ठीक है, अभी तो
सिर्फ कयोटो के अंडर तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन्हीं को एब्सोल्यूट रिडक्शन कैरी आउट करनी थी। अभी क्या है, डेवलपिंग दोनों को करनी है, ठीक है, एनडीसीज के तहत। तो अगर डेवलप्ड कंट्री ने डेवलपिंग कंट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट करी तो जो डेवलपिंग कंट्री में रिडक्शन होती थी वो डेवलप्ड कंट्री यूज टू क्लेम कि उसका है, ठीक है। अभी क्या होगा, अब डेवलप्ड कंट्री ने अगर डेवलपिंग कंट्री में कुछ इन टेक्नोलॉजी लेकर आई या कुछ इन्वेस्टमेंट करी जिसमें इसका कम हुआ, तो अब क्या वाई कंट्री उसको क्लेम करेगी या एक्स कंट्री क्लेम करेगी? क्योंकि ठीक है, अब अगर इन्वेस्टमेंट एक्स ने करी है तो एक्स कहती है कि मैं क्लेम करना चाहती हूँ, लेकिन हुई तो कम वाई में है तो वाई करी है मैं, तो इसमें डबल काउंटिंग होने के चांसेस हैं, ठीक है। डबल काउंटिंग से क्या होगा, जो नेट रिडक्शन हुई है लेट्स से वो 20 यूनिट्स की हुई है, लेकिन एक्स कह रही है कि 20 यूनिट्स मेरी इन्वेस्टमेंट की वजह से हुई है, वाई कह रही है मेरे मतलब एरिया में हुई है, तो माइट बी काउंटेड एज 40। तो अभी क्या है, अभी डबल काउंटिंग के ऊपर कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई कॉन्क्रीट रूल्स नहीं है। तो एक तो डबल काउंटिंग ना हो, ऐसे जो कार्बन मार्केट मैकेनिज्म्स ऐसे होने चाहिए, ठीक है। सो देयर आर 2-3 इश्यूज। वन इज कि क्योटो में जो पड़े हैं वो उनका क्या होगा, डबल काउंटिंग ना हो, और ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म। जैसे जो क्योटो था ना उसमें तो चेक्स थे, ठीक है, बाउंड थी जो कंट्री है कि इतने रिडक्शन आपको करने ही करने हैं। जो पेरिस अग्रीमेंट है वो वॉलेंटरी है, हर एक कंट्री अपने एनडीसीज देता है, ठीक है। अब वो एनडीसीज को वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई चेक नहीं है। तो इसी तरह ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म्स थे कि हर एक कंट्री ट्रांसपेरेंट रहे अपने रिडक्शंस को लेके। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म है ये भी रोबस्ट होने चाहिए, तभी तो फ़ायदा होगा कुछ पेरिस अग्रीमेंट को लेकर। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये डिस्कस होंगी इस COP25 में, एंड दीज आर द कंटेंशियस इश्यूज, ठीक है। सो ऑब्वियसली इनमें आप यू कैन गो एट लेंथ डिस्कसिंग दीज, ठीक है। डबल काउंटिंग में भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, तो ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म भी आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट पेरिस अग्रीमेंट, यू हैव टू रीड दैट इन डिटेल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब इंडिया हैज़ अबाउट 750 मिलियन अनसोल्ड जो कार्बन क्रेडिट्स हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद अदर सिमिलरली प्लेस्ड कंट्रीज। तो वो कहते हैं कि नए मैकेनिज्म में भी ये वैलिड होनी चाहिए। अब डेवलपिंग कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इसको अपोज कर रही हैं कि जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसके अंडर रूल्स वर नॉट वेरी रोबस्ट, ठीक है, तो नया मैकेनिज्म होना चाहिए, यू हैव टू स्टार्ट न्यू फ्रेश, ठीक है। डबल काउंटिंग, लाइक आई सेड, कि डबल काउंटिंग को कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट भी कहा जाता है। The new mechanism envisages carbon credits as commodities that can be traded multiple times among countries or private parties, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है कि क्रेडिट्स आर नॉट काउंटेड मोर देन वंस, ठीक है। सो अगर कोई सेल कर रहा है तो वो ये नहीं कह, उसने फिर सेल कर दिया, ठीक है, फिर वो खुद को रिडक्शन नहीं क्लेम करेगा उसकी, तो डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। अब डेवलपिंग कंट्रीज कह रही है कि हमने सेल कर दिया फिर भी वी शुड बी एबल टू शो, ठीक है, एंड एडजस्टमेंट्स उसके बाद ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक कंटेंशियस इशू है इसमें। Then carbon markets are not essential to the implementation of Paris Agreement, but with the world doing far less than what it is required to prevent the catastrophic impacts of climate change, so markets they are an important tool. ठीक है, developed countries and many civil society organizations say they would rather have no deal on Article 6, which is regarding the carbon markets, than have a compromised deal. ठीक है, and some developing countries on the other hand prefer to have an agreement finalized in Madrid, ठीक है। so we will see after जब COP25 in Madrid concludes, then what is the action which has been taken on carbon markets, right? Next is deoxygenation of oceans. Now deoxygenation of oceans is that oceans losing their oxygen, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अभी 1950 या 1960 के ओशन से अगर हम कंपेयर करें तो जो वर्ल्ड के ओशंस हैं दे हैव लेस ऑक्सीजन, एंड ये जो रिपोर्ट है इट इज़ अ वर्क ऑफ 67 साइंटिस्ट फ्रॉम 17 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। IUCN, द ग्लोबल अथॉरिटी ऑन द स्टेटस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड द मेजर्स नीडेड टू सेफगार्ड इट, हैज़ रिलीज द स्टडी एट द COP25 अंडरवे इन मैड्रिड, ठीक है। सो अभी कहा जा रहा है कि ओशंस विल लूज अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4% ऑफ ऑक्सीजन बाय 2100,
ठीक है। सो ये जो प्रोसेस है इसे डीऑक्सीजनेशन ऑफ ओशंस कहा जाता है. वंस द ओशंस दे लूज द ऑक्सीजन, द ओशंस आर देन द ओशंस आर देन नोन टू बी हाइपोक्सिक. ठीक है. और एनॉक्सिक होता है, और हाइपोक्सिक है कि कम है ऑक्सीजन, एनॉक्सिक है कि बिल्कुल ही डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन है. एंड दीज हाइपोक्सिक एंड एनॉक्सिक ओशंस ऑल्सो लीड टू समथिंग नोन एज डेड जोन्स. ठीक है. डेड जोन्स भी वो एरियाज हैं जहाँ पे बहुत कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है. अब अगर ऑक्सीजन कम होगी, सो देर आर दीज मेरीन ऑर्गेनिजम्स विच आर वेरी सेंसिटिव टू दिस ऑक्सीजन चेंज. तो अगर ऑक्सीजन इतनी तेज़ी से कम होगी तो ऑब्वियसली दे विल डाई. ठीक है. सो दैट इज देयर. अब ऑक्सीजन has fell by around 2% from 1960 to 2010, and it will fall by 3 to 4% by the end of 2100. Also, a study published in Science had established that water in some part of the tropics, ठीक है, कुछ areas है जहाँ पे oxygen की reduction is 40 to 50%. ठीक है. सो दैट इज़ अ लॉट. अब अगर हम रीजन्स की बात करें तो एक तो क्लाइमेट चेंज इज साइटेड एज अ रीज़न. ठीक है. उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक न्यूट्रिएंट रन ऑफ फ्रॉम फार्म फर्टिलाइजर्स. ठीक है. अब मोस्ट ऑफ द एक्सेस हीट फ्रॉम CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैस emissions is absorbed by the oceans. अब warmer oceans they cause deoxygenation because एक तो ऑक्सीजन इज लेस soluble in warmer water. तो जैसे जैसे वाटर वार्म होगा बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो अगर एटमोसफेयर वार्म है तो एक्सेस हीट वुड बी अब्सॉर्ब बाय ओशंस. Oceans will have warmer water, and since oxygen is less soluble in warmer water, the oxygen will escape, leading to deoxygenation. दूसरा है टेम्परेचर ड्रिवन स्ट्रैटिफिकेशन. ठीक है. क्योंकि जो वार्मर वाटर है, ठीक है, उससे डेंसिटी ऑल्टर हो जाती है. सो उस वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो नीचे से न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं, ठीक है, जो साइक्लिकल एक प्रोसेस है वो नहीं हो पाता. सो न्यूट्रिएंट्स ऊपर नहीं आ पाते. जो प्लांटन्स हैं ऊपर, दे डोंट गेट द न्यूट्रिएंट्स, हेंस दे विल नॉट कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस. उस वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी. सो जो ये टेम्परेचर ड्रिवन स्ट्रैटिफिकेशन है जिसमें वार्मर वाटर इज लेस डेंस, और वो साइकिल प्रॉपर डिस्टर्ब कर देता है. क्योंकि जब टेम्परेचर ड्रिवन स्ट्रैटिफिकेशन हो जाती है तो ये जो साइक्लिंग है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, वो नहीं होती. ठीक है. उस वजह से प्लैंक्टन्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते. प्लैंक्टन्स विल नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन. तो उस वजह से भी ऑक्सीजन कम होगी. तो दोनों चीज़ें हैं कि एक तो ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल इन वार्मर वाटर, and temperature driven stratification is also depriving the oceans of oxygen. Then pollution around the coastlines also have a significant effect. ठीक है. क्योंकि जो फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चरल रन ऑफ है उस वजह से एल्गल ग्रोथ होती है, और जब वो डिकम्पोज करती है तो ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन को यूज़ करती है एंड टेक्स अवे द ऑक्सीजन. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन. ठीक है. अगर हम इसको एक वर्ड देना चाहें, सो दिस इज यूट्रोफिकेशन. इफेक्ट्स की बात करें तो देर आर वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द US जहाँ पे फिशेस हैव बीन डाइंग एन मास. ठीक है. और दे कैन इफेक्ट द प्लानिटरी साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. जैसे कि हमने बोला नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. देन अगर ऑक्सीजन लूज होती है ओशन से, सो दे बिकम मोर एसिडिक. तो इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से 26% मोर एसिडिक हैं. ठीक है. अब ओशंस एसिडिक होंगी तो इट वुड रिजल्ट इन शेल फिश हैविंग देयर शेल्स डिग्रेडेड और डिजॉल्व्ड, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ द सी. सो आपसे ये भी पूछा जा सकता है ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ अ सी क्या होता है. इट इज़ ड्यू टू द acidification of the oceans, a part of which could be attributed to deoxygenation of oceans. ठीक है. एंड देन ऑक्सीजन, अब इसमें देखो वही है कि बिकॉज ऑफ द हीट बीइंग अब्जॉर्ब्ड बाय द ओशंस, तो जो मास ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स ऑल्सो टेक्स प्लेस. ठीक है. And since warmer water occupies more space than cooler water, NASA estimates कि it is also a reason for the sea level rise. ठीक है.
So that was regarding the deoxygenation of oceans. Then you have plogging. Plogging, like I said, is the combination of jogging and picking up of the garbage. So Plogging Run was launched by the Ministry of Youth Affairs on October 2nd, and it covered 50 cities. Okay, even Ripu Daman Bevli is known as the Plogman of India, and he was facilitated as the Plogging Ambassador of India. ठीक है, उसके बाद प्लॉगिंग एम्बेसडर मिशन के तहत कोई भी इंडियन हु हैज़ बीन रनिंग एंड क्लीनिंग देयर सिटीज कैन बी नॉमिनेटेड एज ए प्लॉगिंग एम्बेसडर. सो दिस प्लॉगिंग इज recognized by our government. So Plog Run is a unique way of picking up garbage while jogging, and it was added to the Fit India movement as a unique way of combining cleanliness and fitness. Even Modi ji, our Prime Minister, also undertook plogging. Okay? So it combines the Fit India movement and Swachh Bharat Abhiyan. And in the first Fit India Plogging Run, which was held on Mahatma Gandhi's Gandhi Jayanti, and 36 lakh people participated. ठीक है, सो प्लॉगिंग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है प्लॉगिंग है क्या, प्लॉग रन क्या है, और प्लॉगिंग एम्बेसडर मिशन कौन है, हु इज़ द फर्स्ट प्लॉगिंग एम्बेसडर ऑफ इंडिया. सो ऑल दैट, राइट. And this plogging run was organized with the combined efforts of Sports Authority of India, Nehru Yuva Kendra Sangathan, National Service Scheme, NSS, NGOs, Kendra Vidyalaya, and several other organizations joining in. So it was mainly a Ministry of Youth Affairs event. Then last is tire pyrolysis. ठीक है. So tire pyrolysis पे, like I said, कि जो CPCB है, that has pulled up 270 tire pyrolysis units in 19 states, क्योंकि जो वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ पोल्यूटिंग एंड हार्मफुल, जबकि जो पायरोलिसिस है दैट इज़ बेटर देन दी बर्निंग ऑफ टायर्स विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल फ्यूम्स. ठीक है, बट ये जो यूनिट्स हैं ये पायरोलिसिस को भी एक यू कैन से हार्मफुल वे में दे आर टेकिंग अप पायरोलिसिस इन अ वेरी हार्मफुल वे. सो पायरोलिसिस इज़ अ टेक्निक जब आप टायर्स जो यूज्ड टायर्स हैं यू breaking down of the used tires in the absence of oxygen. ठीक है, so shredded tires at temperatures between 250 and 500 degrees Celsius produce liquid oil and gases, and it is considered as a safer technique than the burning tires. It leaves fine carbon matter, biogas, pyrogas, oil as residue, and the inadequate management of these products poses health risks. ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि बर्निंग से बेटर है, और इस प्रोसेस में जो भी बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं दे हैव टू बी मैनेज्ड प्रॉपरली. ठीक है, सो इनकी मैनेजमेंट वॉज नॉट बीइंग अंडरटेकन बाय दीज यूनिट्स. सो वी जस्ट नीड टू नो टायर पायरोलिसिस के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स. देखो, इंडिया डिस्कार्ड्स 100 million टायर्स एवरी डे एंड फ्रैक्शन ऑफ इट इज़ रिसाइकल्ड. बाकी सब इज़ टायर पायरोलिसिस ओनली. इवन अगर हम बात करें तो इंडिया के पास यूज टायर्स ऑस्ट्रेलिया और यूके से भी आते हैं विच आर सेंट फॉर रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल. सो ओनली फ्रैक्शन ऑफ इट इज़ रिसाइकल्ड. ठीक है, बाकी सबको पायरोलिसिस ही होती है. सो CPC मैंने बोला है कि काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स हैं जिनमें से कुछ हैं जो नॉन कंप्लाइंट हैं, एंड दे नीड टू टेक केयर कि ये जो टायर पायरोलिसिस है इट इज़ बीइंग अंडरटेकन इन अ सेफर मैनर. ठीक है, सो दैट वाज रिगार्डिंग दी टायर पायरोलिसिस. आपको ये पता होना चाहिए कि बर्निंग से बेटर है और यूज टायर्स के लिए है, और क्योंकि सिर्फ एक फ्रैक्शन ही यूज टायर्स की रिसाइकल होती है, बाकी सब डिस्पोज ऑफ हो जाती है, तो जो डिस्पोज ऑफ होती है इट हैज़ टू टेक प्लेस इन अ सेफर एनवायरमेंटली सेफर मैनर. ठीक है, एंड शुड पोज नो हेल्थ रिस्क टू द वर्कर्स, राइट. सो दैट वाज ऑल अबाउट PreCure. थैंक यू.